दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमारी लीगल एंट्री नहीं हुई है या हमारे पास लीगल एंट्री नहीं है तो हम टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। अगर हाँ तो क्या तरीका है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों। उसके अंदर मैं जॉब्स के रिगार्डिंग अक्सर इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूं और जो भी नया अपडेट है, छोटा या बड़ा, वो सबसे पहले हम ग्रुप में ही शेयर करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई रहने की जगह है, आप किसी को रख सकते हैं या ढूंढ रहे हैं, तो ज़रूर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। और अगर आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं तो वो भी आप ज़रूर ग्रुप में शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है, EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके, जहाँ पर यूरोप की कौन कौन सी कंट्री के अंदर पॉसिबिलिटीज़ है आने की उसकी सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है मैं वहीं पर शेयर करता हूँ दोस्तों। और अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। आप मुझे मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी, और उसके अलावा आपको एक बार कोड शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम का। अगर आप अपने अकाउंट से उसे स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। और दोस्तों, अगर हम ईमेल की बात करते हैं कि फर्स्ट ईमेल इस समय सैफ किन्हें सेंड कर रहा है, तो वो 24 से 25 अगस्त 2020 में जिन लोगों की फाइलें सबमिट हुई थी उन लोगों को फर्स्ट ईमेल अभी आ रही है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिन लोगों की फ़ाइल सेम डे सबमिट हुई है उन सब लोगों को एक ही दिन ईमेल रिसीव होती हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे और कितनी जल्दी लोगों को क्लियर करता है और फर्स्ट ईमेल जो एक्सेप्टेंस की है वो सेंड कर देता है। और दोस्तों, अब 10 दिन का भी टाइम पीरियड नहीं है। जिन जिन लोगों को अभी तक फर्स्ट ईमेल, सेकंड ईमेल रिसीव हो चुकी है, जुलाई 2020 तक सभी लोगों को सेफ ने जो है ईमेल सेंड कर दी थी कि अपनी अपनी फिंगर्स की डेट उठा लें। अगर कोई भाई हमारे रह गए हैं जो 10 दिन में नहीं कर पाए हैं रिप्लाई, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है जिसके ऊपर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया था, आप उससे सेफ को कांटेक्ट करें और वो आपको सेकंड चांस दे देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लैपटॉप और पीसी का इस्तेमाल किया करें, फ़ोन का यूज़ ना किया करें सेफ को ओपन करने के लिए। कई बार किसी प्रॉब्लम होने की वजह से वो पूरे ऑप्शन शो नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लीगल एंट्री जो है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अभी तक, कि जो भी लोग सेफ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ की रेजिडेंसी लेने के लिए जनरेट करते हैं, आपको लीगल एंट्री जो है वो साथ में शो करनी होती है जब भी आप फाइल अपडेट करते हैं। क्योंकि फाइल के अंदर जब आप सबमिट करते हैं वहाँ पर बाकायदा आपसे पूछा जाता है कि आप यूरोप कब आए थे, किस वीज़ा पे आए थे, और उसके बाद आप पुर्तगाल कब एंटर हुए हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे कि ये एक मैंडेटरी बहुत ज़रूरी लॉ है जिसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि भाईजान, अगर हमारे पास लीगल एंट्री नहीं है तो हम टीआरसी कैसे लेंगे, या अब शायद इस तरह की बात भी कहीं कुछ लोग कर रहे हैं कि भाई कैंसिल कर दिया गया है, अब ज़रूरत नहीं है, सेफ ने ये लीगल एंट्री का प्रोसेस ही बंद कर दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि इमिग्रेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न में जब तक नहीं है आपके पास, हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लॉ क्या कहता है। 88 के अंदर 3 सबसे बड़ी कंडीशंस हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। पहली है आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरी है लीगल एंट्री, और तीसरी है सोशल सिक्योरिटी यानी सुगंसा सोशल के अंदर रजिस्ट्रेशन आपके पास वो होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ पर टीआरसी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई तुम्हारे पास इनमें से एक चीज़ मिसिंग है,
तुम एलिजिबल नहीं बनते हो, हम तुम्हें रेजिडेंस कार्ड नहीं देंगे। और जब तक दोस्तों रिटर्न में सेफ ये नहीं लिख करके दे देता कि भाई अब हम लीगल एंट्री को इग्नोर करते हैं, अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, तो हम इस लॉ को मान सकते हैं, हम इस बात में यकीन कर सकते हैं कि हाँ भाई अब ऐसा है। तो दोस्तों क्योंकि जहां सेफ ने इतनी सारी चीज़ें मेंशन करी हैं रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आर्टिकल 88 के अंदर 1 और 1.1 और 0.2 के अंदर, तो वहाँ पर उसे ये छोटी सी बात लिखने में क्या प्रॉब्लम थी कि भाई एक लाइन और ऐड कर देता कि भी लीगल एंट्री अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर है तो भी कोई बात नहीं। उसने अगर नहीं लिखा है और अभी तक इसके अंदर कोई नया नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है सेफ ने अभी तक, तो इसका मतलब ये कानून अभी भी वैलिड है कि लीगल एंट्री एक मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आप लोगों को करनी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हो सकते हैं जिनकी शायद अभी तक लीगल एंट्री नहीं हुई है और उनकी फाइल सबमिट भी हो चुकी है, और हो सकता है कि वो डेट फिंगर्स की वेट कर रहे हों। तो अब जिन लोगों ने लीगल एंट्री नहीं करवाई है, अब वो लोग करें क्या, उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मेरी तो लीगल एंट्री थी भी नहीं और मैंने जो है रेजिडेंस कार्ड भी ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, तो यहाँ दोस्तों दो बातें हैं। पहली बात ये है कि यहाँ तो वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, यहाँ तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि जिस इमिग्रेशन ऑफिसर या जिस सेफ की ब्रांच में वो गए थे वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर उनको अच्छा मिला, उसने इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर किया और उसने जो है रेजिडेंस कार्ड की अप्रूवल दे दी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो पॉसिबल हुई है उन लोगों के अंदर, उन लोगों के केस में। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक लीगल एंट्री नहीं जिनकी हुई है और अगर वो अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं या अपॉइंटमेंट वो उठाने वाले हैं, तो दोस्तों आप अपने सर्कल में पता करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लीगल एंट्री नहीं करवाई थी और उनको कार्ड इशू हो गया था। तो आपने उनसे ये पूछना है कि भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट कौन सी सेफ की ब्रांच में हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कौन सी अच्छी सेफ की ब्रांचेज हैं जहां पर काम फास्ट होता है और वो ज़्यादा चिड़चिड़ भी नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं और स्मूथली प्रोसेस क्लियर कर देते हैं। अगर छोटी मोटी गलती है भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर करूँगा और हो सके तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपको आगे किस तरह का मिलता है। अगर तो वो चिड़चिड़ा निकला या ज़्यादा अड़ियल किस्म का निकला तो वो छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ेगा। अगर वो अच्छा है, स्मूथ है, खिंचा हुआ नहीं है, इरिटेटेड नहीं है, तो वो इग्नोर करेगा चीज़ों को, वो इस चीज़ को समझेगा कि भाई बड़ी मुश्किल से बेचारा यहाँ तक पहुँचा है, तो अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम उसको ना परेशान करें और क्लियर कर दें प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने एक बार आपको बताया भी था भी हमारे किसी एक भाई को सिर्फ 5 दिन का टैक्स नहीं भरा था, उसने उसको घर भेज दिया वापस कि भाई तू ये भर के आ। इतनी छोटी सी बात है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ख्याल रखना है कि अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी लीगल एंट्री नहीं हुई है तो वो अपने सर्कल में पता करें कि सेम केस अगर कोई है तो भाई तुम्हारी जो फिंगर्स हुए थे वो सेफ की कौन सी ब्रांच में हुए थे, ताकि जब मेरी बारी आएगी अपॉइंटमेंट उठाने की तो मैं भी उसी ब्रांच में चला जाऊं और मेरा प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पर, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी कोई स्ट्रेस ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। क्योंकि दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि जब हमें कोई मुंह जबानी कोई भी वर्बली आपको कोई चीज़ कह देता है कि भाई नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि यार कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से आप उन्हें पूछें कि भाई तुम्हारी इन जो फिंगर्स थे वो कौन सी सेफ में हुए थे, मुझे बताओ, ताकि मुझे जब मौका मिलेगा फिंगर्स की डेट उठाने का तो मैं भी उसी सेफ की डेट उठाऊंगा, ताकि मेरे प्रोसेस में भी कोई दिक्कत ना आए। पर दोस्तों रिकमेंडेड यही है
अभी तक लॉ नहीं चेंज हुआ है। रिटर्न में कोई भी इमिग्रेशन की तरफ से, पुर्तगीज़ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ चुकी है जिसमें सैफ ने रिटर्न में ये बात कह दी है, तो हमारे अगर किसी भाई के पास इन्फॉर्मेशन है या सोर्सेज हैं तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं भी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अब ये लॉ बदल गया है, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम लोग सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों अगर मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो चीज़ नहीं है। मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे सामने जो है रिटर्न में है, मैं सिर्फ वही चीज़ जानता हूँ दोस्तों। और जो बात भी मैं आप लोगों से कहता हूँ वो मेरे दिमाग की उपज नहीं है, मैं सिर्फ सोच के अपनी तरफ से नहीं कहता। मैं जो लॉ है मैं सिर्फ वो ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो दोस्तों मेरी एडवाइस सभी लोगों को यही है कि जो लोग फ़िलहाल तौर पे जो पुर्तगाल में आ रहे हैं वो प्लीज़ सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है वो यही है कि अपनी लीगल एंट्री करवाएं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ये वो जो भी लटरम शटरम सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले लीगल एंट्री आती है। वो करवाने के बाद आपने फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है। और जो कानून कहता है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए दोस्तों। अगर आप कानून से बाहर हो करके चलेंगे तो रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम भी इतना इन्वेस्ट करते हैं, मनी भी इतनी इन्वेस्ट करते हैं, और एट दी एंड जब सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। अगर इस चीज़ से आप लोगों को बचना है तो लॉ के अकॉर्डिंग चलिए, पहले चीज़ों को समझिए, जानकारी लीजिए, फिर डिसाइड करिए कि मैंने कैसे आगे चलना है। सिर्फ मुझे कुछ लोगों ने कह दिया और मैं उनकी बातों में आकर के अपना डिसीजन लेकर के हमें आगे चल पड़ा और एंड में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी, सिर्फ आपके लिए नहीं आपकी पूरी फैमिली को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। इन चीज़ों से बचिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं, अगर आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है उसे करेक्ट करिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए दोस्तों, मैं उसे ठीक करूँगा सोर्सेज के साथ। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया 2 ऑप्शंस हैं, या आप मुझे मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।